नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप डाली है जो एक समाचार है कि जिसमें ये बताया गया है कि संस्कृत भाषा पढ़ने से मस्तिष्क एक्सपैंड होता है और संस्कृत पढ़ने वालों की मेमोरी यानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम इसी विषय पे बात करेंगे कि संस्कृत देव भाषा क्यों है और इसके पढ़ने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, इस विषय पर मैंने 3 लेख लिखे हैं अपने ब्लॉग पर freedhyan.blogspot.com पर, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा विश्व अभी संस्कृत को मान्यता देने के लिए अपनी शोधों के निष्कर्ष पर बाध्य हो चुका है कि संस्कृत से अच्छी विश्व में कोई भाषा नहीं है, क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिकीय भाषा है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अभी तक की बेस्ट लैंग्वेज मानी गई है। आने वाले समय में संस्कृत भाषा में सॉफ्टवेयर विकास करके कंप्यूटर बनने वाले हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। इसके अलावा संस्कृत भाषा को समझने के लिए पूरी दुनिया में विश्व की 146 यूनिवर्सिटीज़ में, देशों की यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उस पर शोध हो रहा है। क्योंकि जो ज्ञान की धरोहर है और जो विज्ञान की धरोहर है, ये केवल और केवल सनातन में है, और सनातन का साहित्य जो है वो संस्कृत में है। उसको बहुत से लोग डिकोड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। इस विषय में मैं अधिक बात नहीं करूंगा, आप नेट पर देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में केवल 10,500 लोग ही हैं जो शुद्ध संस्कृत में बात कर सकते हैं, संस्कृत में व्यवहार कर सकते हैं। ये भाषा का हाल है, क्योंकि पिछले सरकारें जो आई देश में, वो हर तरीके से ये प्रयास करती रही कि सनातन को नष्ट कर दिया जाए, जिसके कारण जनता को गुलाम बनाना आसान हो और हम सदैव राज करते रहें। इसके अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत खुंदस के कारण, मैं खुंदस ही कहूँगा मैं, जो सनातन से जलने वाले लोग थे, वो सनातन को नष्ट करने के लिए हमेशा संस्कृत के विपरीत कार्य करते रहे। मैं जब 10वीं में था तो मैंने संस्कृत भाषा लिया था। हिंदी के जो 3 पेपर होते थे, तीसरा पेपर संस्कृत का हुआ करता था। हिंदी के साथ संस्कृत अवश्य थी एक तरीके से। आज संस्कृत नाम मात्र है। उत्तर प्रदेश के अंदर वोटों के लिए संस्कृत को हटाकर दूसरी भाषा डाल दी गई। ये वोटों की राजनीति ने सनातन को नष्ट करने की पूरी कोशिश करी, प्रयास करी, लेकिन सनातन तो नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये देव भाषा है, ये भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए उन सभी ताकतों को मुंह की खानी पड़ी और सत्ता से उनको हटना पड़ा, पदच्युत होना पड़ा। चलिए बात करते हैं कि संस्कृत का जन्म कैसे हुआ। इसके लिए मैंने नेट पढ़े, काफ़ी मैंने अध्ययन किया। देखिए, ऐसा है, एक बात मैं बता दूं, जानकारी के लिए वर्तमान में गूगल गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। मैं उसको गूगल गुरु बोलता हूं। आप लोग सर्फिंग की आदत डालिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी उसमें दी हुई हैं। वो बात दूसरी, लोग
सबसे अधिक गंदी चीज़ें देखते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी दी हुई हैं। आप गूगल सर्च करने का एक अभ्यास तो कीजिए। मैंने उसमें देखा, लेकिन मैं संस्कृत भाषा के जन्म के विषय में संतुष्ट ना हो सका। तो मैंने जैसा करता हूँ, ध्यान किया और अपने आत्मगुरु से कह लो या भगवान श्री कृष्ण से कह लो या माँ काली से कह लो, मन में प्रश्न उठाकर ध्यान किया कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो मुझे ये अनुभूति हुई, ऐसा मुझे लगा कि जो संस्कृत भाषा का जन्म हुआ ये हमारे शरीर से हुआ है। पाणिनि की 14 सूत्रों की बात की गई, शंकर के डमरू से निकले, शंकर के डमरू से 14 पाणिनि सूत्र निकले थे, ऐसा बोलते हैं। अब शंकर, इसमें संकेत है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों पर ध्यान लगाया तो उनको अनाहत यानी बिना आहत किए हुए ध्वनि सुनाई दी, उसको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया और हमारी संस्कृत भाषा बन गई। लेकिन उन शब्दों में भिनभिनाहट थी, जैसे मधुमक्खी की भिनभिनाहट, उस तरीके के शब्द की गुंजन थी। उनको दिखाने के लिए उस पर अंक की बिंदी लगा दी, अम कम चम टम तम पम यम शम भीम दुए वियम चम, इस तरीके से उनको लगा करके उन्होंने मतलब अपनी अभिव्यक्ति करी, अंग। और फिर उसी का जो व्याकरणीय रूप था उसको पाणिनि महाराज ने और अधिक आयाम दे करके संस्कृत को एक पूरी भाषा बना दिया। बोली और भाषा में ये अंतर होता है, बोली में ग्रामर नहीं होती, व्याकरण नहीं होती, लेकिन भाषा की पूरी व्याकरण होती, शब्दावली होती, ये अंतर है। भारत में 1800 बोलियां हैं, लेकिन भाषाएं 500-600 हैं। तो भाषा बोली में ये अंतर है। तो संस्कृत जो है ये पूर्ण भाषा है। एक गणना के अनुसार इसमें 1 अरब से अधिक शब्द हैं। अभी फेसबुक में मैं देख रहा था, पत्नी के लिए अलग केवल पत्नी शब्द, जिसको हम वाइफ कह के, बेगम कह के तलाक तलाक बोल के छोड़ देते हैं, उसके लिए इसमें 54 शब्द है पत्नी के लिए, 54 शब्द पत्नी के लिए। क्योंकि हर भावों में वो पत्नी एक अलग रूप में होती है, उस रूप को दर्शाने के लिए, मतलब तो कितना अधिक वर्गीकरण कर दिया पत्नी, केवल क्योंकि पत्नी के रूप सेवा करने में दासी की तरह, रात्रि को शयन में कुछ और स्नेह करने में माँ की तरह, सभी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है पत्नी। विभिन्न रूप उसमें आप देख सकते हैं। इसलिए उसको उन्होंने 54 प्रकार से पत्नी को बुलाया है। अब चूंकि संस्कृत भाषा का जन्म हमारी शरीर से हुआ है, इसलिए यदि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, और ये मैंने अध्ययन भी किया, सर्वे भी किया अपना खुद का, मेरी बहुत आदत है शोध करने की, क्योंकि वैज्ञानिक हूँ और अपने नाम अभी तो खोजी हूँ। मैं हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ तर्क या विज्ञान देखता हूँ। मैंने एक बार ऐसे, आप बहुत हंसी आएगी, मैंने शोध करी कि बाथरूम में जो फिसल के लोग गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं। इस पर कभी चर्चा करूँगा, पर्यावरण से संबंधित है ये। बाथरूम में लोग फिसल कर क्यों गिरते हैं, चलिए आपको एक प्रश्न देता हूँ, इसका उत्तर मुझे बताइए आप, फिर मैं आपको बताऊँगा, एक पूरा क्लिप में बताऊँगा क्यों गिरते हैं। तो मैंने ये शोध करी कि जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं वो नॉर्मली सीधे, दुबले पतले, लंबे, उनकी 80 साल में भी उनकी जो है वो क्या नाम, कमर टेढ़ी नहीं होती। हमारे कई फ्रेंड थे, उनके बाबा 100 साल से ऊपर, लेकिन सीधे खड़े हुए, पता ही लगा वो पंडित जी हैं। सुबह सुबह घंटा भर जो है वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं। तो मैंने ये पाया, और इसको अभी विभिन्न नासा ने तमाम लोगों ने सिद्ध भी कर दिया अभी, कि जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है वो बुढ़ा देर से होगा और उसकी कमर इत्यादि सब सीधी रहेगी, मतलब बुढ़ा नहीं देखेगा। अब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। हालांकि मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया, पैर में राड पड़ गई और
क्या प्लेट पड़ गई है और तार पड़ गया, सभी कुछ पड़ गया है। हेल्थ को बहुत लंबा सेटबैक लगा है क्योंकि मैं बहुत धीरे चल पाता हूँ और सूजन अभी भी नहीं गई। लेकिन शायद मेरे जो काले बाल हैं, मैं डाई नहीं लगाता हूँ, 60 साल का 61 साल का हो गया अभी, ये इसीलिए काले हैं कि मैं संस्कृत बहुत बोलता हूँ। मैं शुरू में आप समझ लीजिए बाथरूम में नहाने जब घुसता था, नहाने से लेकर निकल के आने तक कम से कम आधा पौन घंटे तक संस्कृत के श्लोक ही पढ़ता रहता था। बहुत श्लोक हमें याद है। तो पहले श्लोक गायत्री से आरंभ किया, अंत में देवी जी के मंत्र तक पूरा पढ़ डाला, फिर देवी कवच पढ़ डाला, अर्गला किलक सब पढ़ डाला। मतलब करीब 1 घंटे तक मुँह से संस्कृत का उच्चारण होता रहता है। और अभी भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं नवाण षटकम जो आदि गुरु शंकराचार्य का है, मनो बुद्धि अहंकार, इसको हमेशा पढ़ता रहता हूँ क्योंकि बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है इस श्लोक में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कारण क्या है, इनका इनका जन्म हमारे शरीर से हुआ है। तो जब इनको बोलते हैं तो हमारे शरीर के चक्र स्पंदित होते हैं और उन चक्रों से ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हमको युवा रहने में और मतलब सहायता करती है। शायद बाल भी काले रखते हो, मुझे पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि मैंने औरों को तो नहीं देखा। लेकिन अधिकतर जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, भले ही उनके बाल सफ़ेद हो जाए लेकिन बाल उनके लंबे लंबे ऐसे पूरा उस तरीके के लंबे रहते हैं और दाढ़ी भी अच्छी निकलती है, मैंने देखा है। तो संस्कृत का महत्व हमको, इसके अलावा मैंने ये देखा, अभी मैंने क्लिप भी डाली अपने ब्लॉग में, डीडी मेट्रो की न्यूज़ की मैंने क्लिप अपने चैनल पे डाली है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उसमें नासा के रेफरेंस दे करके उन्होंने जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे थे उन पर शोध करी, उनकी ब्रेन मैपिंग स्केचिंग करके, उन्हें इमेजिंग करके उन्होंने पाया कि जो बच्चे संस्कृत का पाठ कर रहे थे उनका जो मस्तिष्क था उनका विकास बहुत तेज हो रहा था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जब पढ़ने बैठें तो पढ़ने के पहले आप संस्कृत के 2, 5, 10 श्लोक जरूर पढ़ें। मतलब जब पढ़ने का मूड हो आपका, उसके पहले आप किसी राम रक्षा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम, देवी जी का कवच या कुछ भी जो है आप उस, अच्छा मंत्र जप के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मंत्र जप में आप एक ही प्रकार के शब्द को बोलते हैं तो मात्र उन्हीं चक्रों पर आपका वो होता है। पढ़ने के पहले मंत्र जप भी करें, लेकिन बेटर है कि आप 10-15 मिनट तक संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ते रहें, मतलब गा करके बोलते रहें, क्योंकि श्लोकों में विभिन्न शब्दावली होगी तो आपके पूरे शरीर के ऊपर से नीचे तक जितने भी चक्र हैं उन सब पे जाके अनाहत होगा और उसमें से ऊर्जा निकलेगी, एक्टिव होंगे वो चक्र और आपको याद रखने में, स्वस्थ रहने में, बैठने में। क्योंकि मैंने ये देखता हूँ कि बच्चे आजकल टेबल चेयर पर बैठ नहीं पाते हैं। मैं अपने समय में जब पढ़ता था मेरे को 16 घंटे टेबल चेयर बैठने का अभ्यास, 16 घंटे। और आज भी अगर हमको दर्द होता है कमर में, बात अलग है मतलब, लेकिन आज भी अगर आप बोले गद की टेबल चेयर मिल जाए मुझे तो मैं आज भी 12 घंटे बैठ सकता हूँ। बिना टेबल चेयर पे बैठे मेरा काम होता ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे अगर बैठना है तो कम से कम 5 घंटे आपको टेबल चेयर पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए बिना उठे, तब आपका मन लग पाएगा 3 घंटे में और आप कुछ कर पाएंगे परीक्षा में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप संस्कृत के अभ्यास के द्वारा आप अपने बच्चों को संस्कृत का अभ्यास सिखाइए, जिससे कि उनकी मेमोरी बढ़े और उनको सनातन की रुचि हो। और एक अवस्था के बाद यदि मंत्र जप और उनका संस्कृत का पाठ पूरा हो गया तो हो सकता है उनको योग का अनुभव हो जाए या और भी अनुभूतियाँ हो जाए तमाम तरीके की। तो कुल मिलाकर के आपको सुखी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको संस्कृत का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अगर आप रिटायर भी हो गए, बुढ़े भी हैं, तो आज ही से आप कुछ संस्कृत के वाक्यों को रटना चालू कर दें और उनको टाइम पास में गाने जैसे गाते ना लोग, ओ मेरी महबूबा तब जाना है तुझा, ये गाना ना गाइए आप, उसकी जगह पर कोई संस्कृत का श्लोक पढ़िए आप, तो उसमें आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्य ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।